बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपोभूमि है तट तेरे, तपोभूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। तपोभूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे, हाथ वही दिन रात छलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और ये प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है। काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत। घट घट घटित घटित है घट घट, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो एकारण, तो एकाणों के निवृत्त निर्मय निष्ठ चेतना चल स्थिर में। गंध लीन रस तेज लीन है, परसनाद थिर चिर स्थिर में। जलज 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 जल जल अनंत, उलझ परत जलज जलज जल जल अनंत जल जल अनंत। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत। घट घट घटित घटित है घट घट, अंत अंत बस अंत अंत। तो रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो नर्मदा। प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में, दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है, हे शुभांग देहि शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा। शुभम वरेण्य सदा सर्वदा, नर्म ददाति पुण्य नर्मदा। हर निनाद शम शम निनाद, शंभु निनाद जलधार सर्वदा। शिव स्थापन हृदय हृदय, हर 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 मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो नर्मदा। काल नहीं बाधा प्रवाह में, मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, नर्मदा हमारी आस्था का केंद्र। और आस्था के केंद्र में हमारी वो परंपरा जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली, वो परिक्रमा की परंपरा। और उसी विषय पर आज के हमारे वक्ता हमें विषय रखने के लिए यहां पर उपस्थित है। पहला प्रश्न बनता है कि भाई साहब, आपके जीवन में नर्मदा जी का महत्व किस प्रकार से आया और नर्मदा परिक्रमा का शास्त्रीय विधान क्या है? नर्मदा परिक्रमा कैसे प्रारंभ हुई, इस ओर आप अपनी दृष्टि विचार रखिए। तो जो नर्मदा, आप स्वयं नर्मदा तट पर रहते हैं, नर्मदा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, नर्मदा केवल बाहर का पानी नहीं है, नर्मदा हमारे भीतर का पानी भी है। तो नर्मदा से जुड़ाव ऐसा है कि भीतर जो पानी है वो भी नर्मदा है, और जो बाहर पानी है वो भी नर्मदा है, और भीतर जो पानी है वो भी नर्मदा है। मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई से, किताबों से, डिक्शनरी से मुझे शब्द मिले, लेकिन अगर मेरे लेखन में जो ध्वनि है वो सब नर्मदा की देन है। बहुत सुंदर भाई साहब। तो आपने उसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में दूसरा सवाल पूछा कि नर्मदा परिक्रमा की शास्त्रीयता क्या है, ये कब से आरंभ हुई। तो वैसे तो नर्मदा दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। हम सब जानते हैं कि जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था तब भी नर्मदा का अस्तित्व था, और हिमालय का अस्तित्व नहीं था तो हमारी
बाकी नदियों का अस्तित्व, जो मुख्य नदियां हैं उनका अस्तित्व भी नहीं था। तो नर्मदा की प्राचीनता से हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन इसमें जो परिक्रमा है, इसमें जो परिक्रमा का पहला उल्लेख मिलता है ये मार्कंडेय ऋषि से जुड़ता है। हमारे 18 पुराणों में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि और नर्मदा का गहरा संबंध है। मार्कंडेय ऋषि, ऐसा कि हम जानते हैं कि कल्प में जो नष्ट नहीं होते उसमें नर्मदा भी है और मार्कंडेय भी है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कई बार नर्मदा की परिक्रमा की और मार्कंडेय पुराण में इस परिक्रमा का जो शास्त्रोक्त पहले पहले उल्लेख है वह उल्लेख है। बाद में वहां पौराणिक काल से लेकर के यह परिक्रमा की परंपरा चलती आई और वर्तमान तक आते आते इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पहले सब लोग पैदल ही किया करते थे, उसका एक विधान था और उसका एक अनुशासन भी था कि 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी की जाती है। परिक्रमा वासियों के लिए बहुत सारे नियम थे, कढ़ाई करके शुरू करते थे, मुंडन करवाते थे, किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे, जो मिल जाए वही भोजन उन्हें करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, चातुर्मास का पालन करना होता था, बहुत सारा एक अनुशासन था। लेकिन अब वह अनुशासन बिल्कुल भिन्न रूप में आ गया है, क्योंकि अब तो सड़कें विकसित हो गई हैं तो लोग गाड़ियों से भी कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ उल्लेख है वो 3 तरह की परिक्रमा का उल्लेख है। एक जलहरी परिक्रमा होती थी जो एक जैसे अमरकंटक से शुरू किए और रेवा सागर तक चले गए। तो रेवा सागर अभी जो परिक्रमा करते हैं वो नाव से रेवा सागर पार करके हरिका धाम तक आ जाते हैं। लेकिन जो जलहरी परिक्रमा होती है, अमरकंटक से शुरू किया, रेवा सागर तक आए, फिर लौट करके अमरकंटक गए, फिर दूसरे तट से शुरू किया, फिर हरिका धाम तक आए और फिर लौट करके अमरकंटक चले गए। तो इस तरह से ये जलहरी परिक्रमा होती थी। और दूसरी परिक्रमा एक जो हम कहते हैं इसे अपना कंठमाल परिक्रमा, जो वर्तमान में प्रचलित है कि एक स्थान से बहुधा लोग ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं या किसी भी स्थान से शुरू कर सकते हैं, वहां तक जाना, फिर सागर से लौट करके आना, फिर उसी स्थान पर वापस आ जाना, इसे कंठमाल परिक्रमा कहते हैं। और तीसरी परिक्रमा वो थोड़ी सी जो आजकल अधिक हो रही है कि थोड़ा सा चल लिए, फिर कूद कर दूसरे तट पे पहुंच गए, फिर आगे चले गए, इसे हमारे यहाँ वानर परिक्रमा कहा गया कि जैसे बंदर कूद कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो एक स्थान पर चले गए, फिर दूसरे लौट आए, फिर तो ये वानर परिक्रमा। तो ये 3 तरह की परिक्रमा प्रचलन में थी। अब नए नए साधन आ रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर से भी परिक्रमा कर ले रहे हैं, मोटर बोट से भी परिक्रमा कर ले रहे हैं, सड़क से तो बहुत अधिक परिक्रमा हो रही है। तो परिक्रमा का एक शास्त्रोक्त से लेकर वर्तमान तक आते आते बहुत सारा स्वरूप बदला है और बहुत सारी चीजें बदली है। भाई साहब, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विकास की एक बड़ी दौड़ पूरे भारत में लगी हुई है जी, और उसका हम बहुत सारे उदाहरण सत्रों में हमको देखने को भी मिल रहा है यहाँ पर जी। पर नर्मदा पर जो बांध बनाए गए हैं, उन बांध बनने से नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत आए गए वो परिवर्तन का इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है और परिक्रमा वासियों पर क्या प्रभाव है? देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव तो हम परिक्रमा पर कितना प्रभाव पड़ा उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि नर्मदा पर क्या प्रभाव पड़ा। नर्मदा हम जानते हैं एक नदी भी है, वैसे हमारे लिए माँ भी है और बेटी भी है। जब भीतर शिवत्व जागता है तो नर्मदा बेटी भी हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव नर्मदा पर यह पड़ा कि हम नदी में ये देखते हैं कि नदी की जो सबसे बड़ी खास बात होती है वो ये होती है कि नदी बहती है। और जब हम एक स्थान पर एक बांध बना देते हैं, फिर थोड़ा दूसरा आगे चल करके उसको पर दूसरा बांध बना दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा बांध बना दिया, तो अब हमें नर्मदा बहती हुई दिखाई नहीं देती। नर्मदा एक नदी से एक रिजर्वायर, एक जलाशय के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो हम नर्मदा को कहते हैं कि नदी है, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है वो नदी का स्वरूप नहीं है, क्योंकि अगर पानी बह नहीं रहा है तो ठहरे हुए पानी को हम रिजर्वायर कह सकते हैं, जलाशय कह सकते हैं, लेकिन नदी नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत जो प्रवाह हमें महसूस होता है वह इसलिए होता है क्योंकि शहरों का ड्रेनेज जाता है, सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है, या फिर बारिश में जब बांधों के गेट खुलते हैं तब जाकर के नर्मदा हमें नदी की तरह दिखाई देती हैं। वैसे जो बाकी पूरा समय रहता है तो नर्मदा एक जलाशय की तरह रहती हैं। और इस जलाशय की परिक्रमा में
जो सामाजिक परिवर्तन हुए, ये सामाजिक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो नर्मदा का क्षेत्र है उसमें जंगलों में एक क्षेत्र आता है, लगभग आप बरगी तक आ जाइए, अमरकंटक से शुरू कीजिए और बरगी तक आ जाइए, तो ये सघन जंगलों का क्षेत्र है। बरगी से आगे आकर लगभग जबलपुर से लेकर के हरदा तक आ जाइए, हंडिया तक, तो ये नर्मदा का अन्य क्षेत्र है। इसे अलुवियल प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पर नर्मदा इस लगभग 350 किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ नर्मदा ने अपने कछार विकसित किए। और हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात यह है कि इस क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो देश में कृषि उत्पादन का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड है। इस नर्मदा के कछार में जो उत्पादन होता है उतना उत्पादन किसी अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। तो 350 किलोमीटर का यह क्षेत्र है। इसके बाद लगभग आपका क्षेत्र शुरू हो जाता है, ये हमारे सरदार सरोवर तक जाता है। इसमें बीच में जो शूल पानी की झाड़ी वाला इलाका है वह चट्टानी इलाका भी है। तो इसके पूरे जो इकोसिस्टम है, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं और हर जगह पे इसका प्रभाव पड़ा है बांधों का, क्योंकि जंगल भी डूबे हैं, कछारों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और जो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे बड़ा परिवर्तन आता है। जब सरदार सरोवर बन रहा था तो हम लोग इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इसकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो अधिकतम लाभ हम इसका ले सकेंगे, लेकिन हम इस बात को सोचना भूल गए कि लगभग 165 किलोमीटर के बाद नर्मदा जाकर के समुद्र में मिलती है। और जो खंबात की खाड़ी है उसकी स्थिति ऐसी है कि जब ज्वार आता है तो पानी भीतर की ओर आता है। नर्मदा ने एक ऐसी संरचना बनाई थी कि सरदार सरोवर से लेकर वो 165 किलोमीटर लगभग आप मान लीजिए भरूच तक, और से थोड़ा और आगे चढ़ जाइए, भरूच तक ऐसी स्थिति बनाई थी कि नर्मदा ने हमेशा उस समुद्र को पीछे धकेल करके रखा। जब तक नर्मदा में प्रवाह था, नर्मदा ने समुद्र को पीछे धकेल करके रखा, समुद्र का खारापन कभी भीतर नहीं आ पाया। हमने बहुत ऊंचा बांध बना दिया, उसकी ऊंचाई और बढ़ाते चले गए, तो हमें सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए पानी तो बहुत मिल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि चूंकि नर्मदा का प्रवाह रुक गया, इसलिए समुद्र को भीतर आने का स्थान मिल गया और वो पानी जो कभी मीठा हुआ करता था वो 165 किलोमीटर के क्षेत्र में पानी धीरे धीरे खारा होता चला जा रहा है। तो हमें लगा कि हमने पानी को रोक लिया, लेकिन हमने ये सोचना भूल गए कि हमने समुद्र को आगे आने का रास्ता दे दिया। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम बहुत विकास की बात करते हैं और विकास ना हो तो ये इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि विकास ही आजकल सभी चीज़ों का पैमाना है पूरी दुनिया में। लेकिन मैं जब कहता हूं कि जब हम नर्मदा की परिक्रमा से जोड़ करके इसे देखता हूं और नर्मदा के अपने अनुभवों से इसे जोड़ करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हम भारत के लोगों को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि डेवलपमेंट से ही सब कुछ होगा। तो हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो हम जरूर 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 विकास करें, लेकिन जो हम अगर कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस विकास के आगे विवेक और रख दीजिए। बहुत सुंदर बात, क्योंकि विवेक और विकास जुड़ जाएंगे तो फिर हम पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं, पूरी नर्मदा घाटी में बहुत परिवर्तन हुए हैं और इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि मैं जहां रहता हूं नर्मदापुरम में, ये वही अलुवियल प्लेन्स कछारी क्षेत्र का हिस्सा है। और हमारे यहाँ सर एक हमेशा छोटे से छोटा किसान अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा, उसको कहता था माई की डी। ये कहता था माई की डी है, मतलब ये खेत का ये हिस्सा नर्मदा का है। नर्मदा की हर खेत में हिस्सेदारी होती थी और जो परिक्रमा करते थे उस माई की डी में जो उत्पादन होता था वो अनाज वो अपने पास रख लेता था, लेकिन कभी उसके पास अगर दरिद्र से दरिद्र किसान भी है लेकिन वो उसका उपयोग कभी नहीं करता था। कहता था कि ये माई की धरोहर है और इसका जो आटा पिसेगा वो परिक्रमा वासियों को दिया जाएगा। बहुत सुंदर, वाह। मतलब उसके घर खाने को नहीं हो, लेकिन अब हम 3 फसलों वाले लोग हो गए हैं। अब हमारी आस्था जो है उन परिक्रमा वासियों के, परिक्रमा वासी भी बहुत साधन संपन्न हो गए हैं, तो अब हमारी माई की डी खेतों से गायब होती जा रही है। माई की डी गायब नहीं हो रही है, नर्मदा की हिस्सेदारी गायब हो रही है। नर्मदा खेतों से गायब नहीं हो रही है, जीवन से भी गायब हो रही है। हमारे भीतर का पानी बहुत सूख रहा है, हमारे भीतर की नर्मदा बहुत सूख रही है। जी, बहुत सुंदर बात भाई साहब आपने बताई।
निश्चित तौर पर अभी जो सत्र चल रहा है उसमें यहाँ बड़ी संख्या में युवा भाई बहन यहाँ उपस्थित है। मेरा विशेषकर आग्रह आप लोगों से भी है, क्योंकि भारत में मां नर्मदा 1312 किलोमीटर की एक ऐसी यात्रा जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, परिक्रमा वासियों के लिए लगभग 2600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा रहती है। बड़े पैमाने पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी युवाओं का रुझान परिक्रमा के प्रति बढ़ रहा है। चूंकि देवी अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी वर्ष हम लोग यहां पर मना रहे हैं और यह अहिल्या पर्व है नर्मदा साहित्य मंथन का, इसलिए एक प्रश्न और बनता है भाई साहब आपसे कि नर्मदा परिक्रमा आपने कई बार की है, अध्ययन के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी, तो नर्मदा परिक्रमा में आपके व्यक्तिगत अविस्मरणीय अनुभव, ऐसे अनुभव जो मानव संवेदनाओं को स्पर्श करते हैं? बहुत सारे अनुभव हैं और इन अनुभवों पे ही तो शायद मेरा लेखन, इससे ही जो कुछ लिख पा रहा हूं वो इन अनुभवों की देन है। लेकिन एक अनुभव ऐसा है जिसे मैं, जो हम अभी विकास की बात कर रहे थे, उसको मैं उससे जोड़ करके देखता हूं। ये अनुभव मैं कभी इसलिए नहीं भूल पाता हूं क्योंकि बिल्कुल जो आरंभिक दौर में मैं नर्मदा की यात्रा कर रहा था तब ये मेरा अनुभव है। नर्मदा के सारे बांध बाद में बने, पहला बांध बरगी का है और बरगी के क्षेत्र में, आप जब बरगी क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां छोटी छोटी बस्तियां, 10 घरों की, 20 घरों की ये बस्तियां अभी भी बनी हुई हैं। उनको मुआवजा मिल गया, उन्हें दूसरी जगह पे बसा दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वे घर नहीं छोड़े और वे वहां रहते हैं, बरगी के किनारे ही रहते हैं। तो और ये आप कभी जाएं अगर वहां बरगी के इस तट पर जो जबलपुर क्षेत्र वाला है, तो ये इतना सुंदर है कि कल्पनातीत सुंदर है और नर्मदा का विस्तार बहुत अधिक है वहां। बहुत नर्मदा को देखना अपने आप में एक बहुत सुंदर अनुभव बनता है। तो मैं वहां यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और उनकी आंखें लगभग शायद उन्हें बहुत कम दिखाई देता होगा। वो वहां बैठे थे और मैंने देखा कि कुछ बच्चे उनका हाथ पकड़ करके फिर दूसरी जगह ले गए और वहां बिठा दिया। फिर वो थोड़ा चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसे कुछ टटोला और फिर वे वहीं बैठ गए। तो मैं समझ गया कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, दृष्टि में कुछ समस्या है। तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मेरा अपना काम होता है, चूंकि मैं लेखक हूं तो लोगों से संवाद करना मेरे काम का हिस्सा। तो मैं उनके पास बैठ गया। तो मैंने कहा, दादा मोतिया आ गया तुम्हारी आग में? कहने लगे, अब भैया बहुत पहले आ गया था, अब तो कछु नहीं हो सके, वे तो गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो गई। तो मैंने कहा अब कछु तो ये थे, काहे के लाने बैठे, घर में बैठो। कहने लगे घर नहीं है भैया, वे सब मोड़ा मोड़ी रह रहे जबलपुर, वे सब भग गए थे, कोई नहीं रह रहा, मैं अकेलो पड़ा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दादा, तो फिर यहाँ आप अकेले क्यों पड़े, आप भी चले जाओ बेटा बेटी के पास, जबलपुर बड़ा शहर है और वहाँ आपका इलाज भी हो जाएगा, थोड़ा तो ठीक दिखेगा, चश्मा वश्मा लग जाएगा। कहने लगे नहीं भैया मेरी जमीन इतने, मैं नहीं जाऊं। तो मैंने कहा आपकी जमीन कहाँ है? कहने लगे ये सामने थोड़ी आगे है। अब सामने नर्मदा का लंबा विस्तार, बांध का रिजर्वायर, पूरा पानी ही पानी। तो मैंने कहा दादा दिख नहीं रहा तुम्हें, इतने नहीं है तुम्हारी जमीन, वे तो गई। कहने लगे नहीं भैया मुझे दिख रहा हो। अब एक आदमी जिसे 2 हाथ दूरी का नहीं दिख रहा, वो कह रहा है मुझे जमीन दिख रही है। तो मैंने कहा दादा कहाँ दिख रही तुम्हें जमीन? इधर जमीन नहीं है, नर्मदा जी हैं। कहने लगे नहीं भैया मुझे देखी, मैं भी जमीन देखने आया, हमारे बाप दादा की जमीन, 7 पीढ़ी की जमीन, मैं नहीं छोड़ू जमीन। तो मैंने कहा दादा कहाँ दिख रही तुम्हें जमीन? कहने लगे जी सामने दिख रही। तो मैंने कहा दादा तुम्हें दिखता है? तो कहने लगे हाँ भैया दिखता है, और कछु नहीं दिखे, मनो जमीन दिखे। तो मैंने उससे कहा कि दादा जमीन दिख रही, कहाँ दिख रही है? कहने लगे बेटा हमारी 7 पीढ़ी की जमीन है, मैया के नीचे दिख रही है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और मैं रो पड़ा कि अपनी जड़ों से हमारा कितना गहरा रिश्ता होता है। मेरे दादाजी सिंध छोड़कर आए थे, वो अंतिम समय तक उसको याद करते थे। मुझे लगा कि जैसे मेरे दादाजी पास में बैठे हों, कह रहे हैं कि वो दूर पाकिस्तान में मुझे मेरी जमीन दिखाई दे रही है। तो ये एक भावना का या संवेदना का रिश्ता होता है। तो ऐसे कई अनुभव होते हैं जो हमारे साहित्य को समृद्ध करते हैं, लेखन को समृद्ध करते हैं। और मैं जो बैठे हैं उनसे कहूँगा कि आप पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते, लेकिन
नर्मदा की एक छोटी यात्रा 20 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की जरूर कीजिए, ये पूरा जीवन बदल देगी। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई साहब। भाई साहब के एक उदाहरण में कहीं ना कहीं जीवन की बात हुई। उदाहरण मात्र एक परिवार का था, एक परिवार के मुखिया का हो सकता है, परंतु जब जीवन की बात हम करते हैं तो एक ग्राम्य जीवन नर्मदा के किनारों पर हमें मिलता है। और उस परिक्रमा के अंतर्गत एक तरफ विंध्याचल, दूसरी तरफ सतपुड़ा, और नर्मदा के वन्य जीवन में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों के संबंध में भाई साहब कुछ प्रकाश डालिए। ये इतना खूबसूरत प्रसंग है, आज हमारे पास समय कम है। एक सत्र तो आपको इस पर ही रखना चाहिए था कि नर्मदा क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी वनवासी भाई बहन हैं, इनका कितना बड़ा योगदान है और इनका कितना गहरा रिश्ता है। 3 प्रमुख जनजातियां हैं जो नर्मदा के क्षेत्र में हैं। अमरकंटक से लेकर के फिर आप अमरकंटक का इधर बालाघाट तक का जो विस्तार है, सतपुड़ा का उस तरफ चले जाइए, यहाँ इधर छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाइए। यहाँ एक प्रमुख जनजाति है बैगा। ये आपको मंडला से थोड़े पहले तक आपको बहुत बैगा मिलेंगे। और दूसरी जनजाति है गोंड, जो मंडला से आप जानते हैं, उनका तो एक साम्राज्य स्थापित हुआ, हमारी रानी दुर्गावती, ये सब हमारे उसी परंपरा से आते हैं। और तीसरी जनजाति है भील, जिसकी फिर कुछ शाखाएं हैं बिलाला जैसी। और ये आपके शूलपाणी की झाड़ी में, जिनके बारे में कहा जाता था कि झाड़ी में जाते थे तो वो लूट लिया करते थे। और इन तीनों जनजातियों पर आप एक एक सत्र कर सकते हैं और इनके नर्मदा से रिश्ते पर एक सत्र कर सकते हैं। इतना खूबसूरत रिश्ता है बैगाओं का नर्मदा से कि हम जिसकी कल्पना, और बैगा जनजाति, हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, हम एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं, हम बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार मानते हैं अपने आप को। लेकिन आप जब बैगाओं की समझ देखेंगे प्रकृति के बारे में और जंगल के बारे में, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे इन लोगों ने इस समझ को विकसित किया। लेकिन इसके पीछे हजारों साल की ज्ञान परंपरा है, जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आदिवासियों के पास, वनवासियों के पास सुरक्षित है। और विशेष तौर पे मैं बैगाओं का उल्लेख कर रहा हूं। आप सोचिए कि नर्मदा के पास ग्लेशियर नहीं है, नर्मदा हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा का अपना एक सिस्टम है, जिसके कारण, इन बांधों के बन जाने के कारण तो इसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन जब तक ये बांध नहीं बने थे, तब तक नर्मदा के पास अपना एक ग्लेशियर था। और ये ग्लेशियर था पूरा ये सतपुड़ा और विंध्याचल का वन क्षेत्र। इसमें भी विशेष तौर पर वह क्षेत्र जो लगभग मंडला तक आता है। इसमें साल के घने जंगल थे। साल एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई बहुत होती है, वैसे विकसित होने में बहुत मुश्किल से विकसित होता है। ये 50 फीट करीब ऊंचा होता है और इसकी लकड़ी बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर होती है। और ये साल के जंगल जहां होते हैं, वहां नीचे सूरज की रोशनी भी नहीं आती, इनके जंगल बहुत घने होते हैं। तो जहां ये साल के जंगल थे, वहां पर दलदल विकसित होता है हमेशा। ये हमारा जो पुराना नर्मदा का बांधों से बन जाने वाला, आजादी से पहले तक जो पूरा ये मेकल पर्वत का क्षेत्र है, ये दलदल नुमा ही था। लेकिन ये दलदल असल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह से निभाते थे कि इस तरह से कि इन दलदलों में जब गर्मी में, वैसे ये लगभग जैसे हमें अमेजन के जंगल है जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं, उसी तरह के वर्षा वन थे ये। और ये बहुत लगभग 6 महीने तक यहां बारिश होती थी। और लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो नर्मदा ने एक विचित्र सिस्टम डेवलप किया पूरी नर्मदा घाटी में। ये साल के जंगल एक दलदल क्रिएट करते थे और इन दलदलों में जो पानी होता था, तो साल के जंगलों ने अपनी जड़ों से एक किस्म की पाइपलाइन बनाई नर्मदा तक। और जो दलदल था उसका पानी धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी होती जाती थी, ये सूखता जाता था। ये साल के जंगलों को, इनकी जड़ों को नरिश करता था और उनको नरिश करके इनको बहुत कम पानी चाहिए होता था। 2 काम करता था, साल के पेड़ों को नरिश करता था और उस पानी को प्योरीफाई करता था। और बहुत शुद्ध जल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना शुद्ध जल ले जा करके करोड़ों अरबों पेड़ नर्मदा को सौंप देते थे और नर्मदा गर्मी में भी सदा नीरा बनी रहती थी। और ये असल में जो साल के जंगल थे और ये जो दलदल थे, यही नर्मदा का ग्लेशियर थे, जिसके कारण नर्मदा में पानी हमेशा रहता था। अब इन
हमारी जब आजादी के बाद हमारे यहाँ औद्योगिकरण शुरू हुआ तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो कागज बनाने के कारखाने थे वो वहीं शहडोल और अनूपपुर में स्थापित होना शुरू हुए। उद्योगपतियों ने कहा कि साहब यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बीमार पड़ते हैं, इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ये दलदलों के कारण इनके ये स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता, तो क्यों ना हम यहाँ पर यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण करें। दो फायदे होंगे, एक तो हम जो दलदल है ये इससे मुक्ति मिल जाएगी और दूसरा उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगेगा। जो मैं भाई साहब विकास और विवेक की बात कर रहा हूं, अब जो राजधानियों में बैठे हुए अधिकारी थे उनको ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, उद्योगपतियों को भी बहुत अच्छा लगा, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनको भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बैगाओं ने आंदोलन कर दिया। बैगाओं ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि आप ये जो करने जा रहे हो, जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्होंने आंदोलन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो ये करने जा रहे हो ये इससे नर्मदा मर जाएगी। उन बैगाओं ने उस आंदोलन को बहुत ही सख्ती के साथ कुचला गया, कुछ लोग उसमें मारे भी गए और वो यूकेलिप्टस का वहां वृक्षारोपण शुरू हुआ। आज वहां पर दलदल नहीं है, अब सरकारी यूकेलिप्टस नहीं लगाती, सरकार को कई सालों बाद समझ में आ गई बात, लेकिन साल के वे जंगल जो भारत की उस भूमि को वर्षा वनों में तब्दील करते थे, जो नर्मदा के लिए ग्लेशियर बनाते थे, वे जंगल भी अब नहीं हैं, वो दलदल भी अब नहीं है। जो बात बैगा को समझ में आई थी वो बहुत अद्भुत बात इसलिए थी क्योंकि आप जनजाति और उनके रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो बैगा क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं बाघ हमारा भाई है। और मैं बालाघाट पर एक किताब लिख रहा था, तो बालाघाट में भी बहुत बैगा हैं, तो बैगाओं के बीच में काम कर रहा था। तो बैगा से मैंने कहा कि बाघ तुम्हारा भाई कैसे है, तुम उसके घर आते जाते हो? कहता नहीं भैया, अब हमारी रिश्तेदारी टूट गई। तो मैंने कहा कैसे टूट गई? कहता अंग्रेज शिकार पे जा रहे थे, बैगा कभी कुछ भी हो जाए बाघ का पता नहीं बताता था। एक बैगा ने दारू पी ली और बाघ का पता बता दिया, उस दिन से बाघ का और बैगा का रिश्ता टूट गया, भाईचारा खत्म हो गया। वाह, बहुत सुंदर। और इस संबंध कितना महत्वपूर्ण है, आप इस संबंध का चक्र देखिए कि साल का जंगल है तो नर्मदा है, और नर्मदा है तो बैगा है, बैगा है तो बाघ है, बाघ है तो हिरण है, हिरण है तो घास का मैदान है, घास का मैदान है मतलब दलदल है, और दलदल है मतलब साल का जंगल है, और साल का जंगल है मतलब नर्मदा है। वाह वाह, बहुत सुंदर वैसा। ये चक्र है, हम इस चक्र में से कुछ भी हटाते हैं, कुछ भी हटाते हैं और आप देखेंगे कि चक्र टूटने लगता है, और आपको हमें लगता है कि नर्मदा में बहुत पानी है, लेकिन सब बारिश का इकट्ठा हुआ पानी है। हमारे वर्षा वन सूख चुके हैं, नर्मदा की जो जल ग्रहण क्षमता बांधों के बनने से पूर्व थी, उससे अब उसमें नर्मदा में जो प्रकृति प्रदत्त पानी आता है वो आधा भी नहीं आता है। ये तो बांधों के कारण हमारे पास बहुत सारा पानी दिखाई देता है, तो हमारे पास क्वांटिटी वाला पानी तो बहुत है, लेकिन जो नर्मदा का वो जो साल का पेड़ उसको प्योरीफाई करके पे बेचता था, ये एक गिलास पी लीजिए आप और तृप्त हो जाते थे, वो एक गिलास पानी नहीं है। तो ये उनका रिश्ता है आदिवासियों का और जंगलों का, और इसमें जितनी संकट में नर्मदा है, बैगा भाई साहब संरक्षित जनजाति है, बैगाओं की ग्रोथ रेट निगेटिव है। जैसे नर्मदा का पानी सूख रहा, साल का जंगल सूख रहा, वैसे बैगा जनजाति भी सूख रही है। वैसे ही बाघ भी खत्म हो रहा, वैसे हिरण खत्म होता, घास का मैदान खत्म हो रहा है, और वो दलदल खत्म हो रहा है, नर्मदा का ग्लेशियर खत्म हो रहा है। तो ये सब हम सब लोग इस धरती पर, इस सृष्टि में सहयात्री हैं। ये केवल हमारी धरती नहीं है, ये सबकी है। हम किसी एक को खत्म करेंगे तो मान लीजिए कि हम अपना भी एक हिस्सा खत्म करेंगे। जी। नर्मदा के किनारों पर कई विरासतें, कई सियासतें हुई जी। पर नर्मदा के प्राचीनतम रहने वाले जो लोग हैं, उनमें ग्राम्य जीवन का जो परिदृश्य है, उसमें लोक कलाओं में नर्मदा की उपस्थिति कहां देखते हैं आप? ये मैं इसीलिए कह रहा था कि आप एक यात्रा कीजिए। मैं बैगाओं की बात कर रहा था, आप उनके घरों में जाइए, किसी बैगा का घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आपको पेंटिंग नहीं दिखाई देगी, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं कि हम जब
दिल्ली की किसी बड़ी आर्ट गैलरी में किसी करोड़ों रुपए में बिकने वाली पेंटिंग को देखते हैं और उसकी घर की दीवार पर बनी हुई पेंटिंग को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितने बड़े कलाकार हर घर में हैं यहाँ पर। तो और ऐसे सारे आदिवासियों के यहाँ हैं। हमारे यहाँ जब शास्त्र लिखे जा रहे थे तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही, ग्रामे वा यदि वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। गांव में और जंगल में नर्मदा पुण्या है। नगर का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि नगर में आकर के नर्मदा कितनी पुण्या रह पाती हैं ये तो हम सब जानते हैं। हम आप जानते हैं, महेश्वर में रहते हैं, आप जानते हैं कि कैसे। लेकिन ग्रामीण संस्कृति ने नर्मदा से गजब का रिश्ता बनाया भाई साहब, इतना अद्भुत रिश्ता है। और ये आपने मुझसे पूछा कि लोक संस्कृति में कैसे झलकता है। लोक संस्कृति में जो गांव का बिना बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है उसके मन में एक बड़ी, जो नर्मदा तट पे रहने वाले उसके मन में एक बड़ी साध होती है कि वो एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करे। और वो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए इतना लालायित रहता है कि वो, अगर उनको कोई समझाता भी है कि आप ये नर्मदा परिक्रमा जा रहे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, इनका तुम सब निभा कर दो फिर जाना, तो वो कहता है कि नहीं। वो एक लोकगीत है, निकस चलो देखे टटिया रे, मोड़ा मोड़ी राखें भगवान हो, निकस चलो, तुम तो निकल चलो। तो लोग पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं हम नर्मदा तट पर जा रहे हैं। इसे बम्बुलिया कहते हैं। बम्बुलिया, आपने हर बोल, एक बड़ी मशहूर कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो हर बोले, बुंदेले हर बोले, ये हर बोले और बम बोले, ये शैव संप्रदाय के दो हिस्से हैं। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि दोनों भगवान शंकर के उपासक हैं, लेकिन लड़ जाते हैं। वो हर बोला हर हर कहेगा और बम बोला बम बम कहेगा। तो हम लोग छोटे थे तो वो शरारत करते थे, तो वो हम लोग पहचान जाते थे कि ये हर बोला है, ये बम बोला है। तो जो हर बोला रहता था उसके सामने जाकर के हम लोग कहते थे बम बम महाराज, तो वो चिमटा लेके दौड़ा देता था। तो और जो बम बोले रहते थे उनके पास जाकर के हम कहते थे हर हर महाराज, तो वो चिमटा लेके दौड़ा देता था। तो ये एक हमारी शरारत का हिस्सा था। लेकिन अब समझ में आता है कि ये हमें थोड़ी शायद अभद्रता हो गई हमसे, तो उन सबसे पूजन में बैठते हैं तो क्षमा मांग लेते हैं उन सबसे। लेकिन ये अद्भुत बात थी, ये जो बम्बोले थे इनके गीतों में बहुत नर्मदा है, इसलिए बम्बोलों ने जो गीत गाए उसे बम्बुलिया कहते हैं। और ये बम्बुलिया हमारे क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। 3 पंक्तियां होती हैं बस, और लेकिन इन 3 पंक्तियों वाले गीत करोड़ों हैं भाई साहब। सबने अपना अपना अनुभव लिखा। इसे ऐसे लिखा कि वो पूछा जैसे कि गांव से निकल गए तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे, बोले नर्मदा जी किनारे जा रहे। अब नर्मदा जी के किनारे आ गए तो नर्मदा जी के किनारे आकर के देखा कि नर्मदा जी मिल गई और एकदम तृप्त हो गया। अब वो किसी ने पूछा क्या मिल गया यहाँ आकर के, तो ये 3 पंक्ति की बम्बुलिया गाएगा। नर्मदा मैया ऐसी मिली रे, ऐसी मिली रे जैसे महतारी बाप हो, नर्मदा मैया हो। ऐसे मिल गई नर्मदा जैसे मुझे मेरे माँ और बाप मिल गए हैं। और उसे कोई कहता था कि चलो यार अब गांव लौट चलो, तो गांव जाता था तो रोते रोते जाता था और गाते गाते जाता था। और इसी पंक्ति को बदल देता था भाई साहब। वो कहता था नर्मदा मैया ऐसी बिछुड़ी रे, ऐसी बिछुड़ी रे जैसे महतारी बाप हो, नर्मदा मैया हो। नर्मदा से मिलना माँ बाप से मिलना है, नर्मदा से बिछड़ना माँ बाप से बिछड़ना है। ये हमारी लोक संस्कृति ने, और ये ऐसे लाखों करोड़ों गीत हैं भाई साहब जिसमें भारत का पूरी ज्ञान परंपरा है, समाज का पूरा जीवन दर्शन है। तो ये इस तरह से हमारे ग्रामीण जीवन ने से सहेजा। एक बार करतल ध्वनि होना चाहिए। बहुत अच्छा विषय, जिस विषय को लेकर चतुर्थ सोपान हमारा यहाँ पर हो रहा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, बड़ी सार्थक चर्चा सारे सत्रों में हो रही है। श्रद्धेय विकास जी भाई साहब यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति है। और यह भी कहना चाहूंगा कि नर्मदा एक मात्र नदी नहीं है, जैसा भाई साहब ने बताया, हमारा आस्था का केंद्र है, हमारी माँ है। और जब माँ की बात आती है
तो कुछ ऐसे भी विषय बनते हैं जो हमसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं। ऐसा ही एक प्रश्न बनता है भाई साहब कि नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए धार्मिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ समाज की और सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? बहुत बड़ी भूमिका इसलिए है क्योंकि नर्मदा का पूरा इकोसिस्टम चेंज किया है हमने बांधों के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि नर्मदा अब एक रिजर्वायर है, एक जलाशय है, एक नदी के रूप में। तो हम एक नदी की, हम अक्सर जब बात करते हैं समस्या पर, तो हम एक नदी की समस्या पर बात करते हैं, लेकिन ये समस्या बिल्कुल बदल चुकी है और इसमें यदि हमें समाधान करना है, हम लोग अक्सर बात करते हैं तो हम उस बिंदु को पकड़ करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा जी में मूर्ति मत सजाओ, माला मत डालो, पूजा का सामान मत डालो। ये किसी भी नदी में प्रदूषण का केवल 3% बनते हैं, केवल 3%। 97% दूसरी तरह से आता है। नर्मदा की घाटी में जो प्रदूषण की समस्या है उसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये है कि जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, ये लेकिन 3% है। दूसरा हिस्सा जो मैंने आपसे कहा कि नर्मदा का 350 किलोमीटर का क्षेत्र अलुवियल प्लेन है या कछारी क्षेत्र है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है रासायनिक पदार्थों की। क्योंकि मैंने जो आपसे कहा कि नर्मदा में जो पानी जाता है, जो नर्मदा को सदा नीरा बनाता है, वो उसके क्षेत्र से, उसकी जो सहायक नदियां हैं या उसके से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उससे मिलकर के वो पानी जाता है। अब जब से ये रासायनिक खेती, ये 350, छोटा क्षेत्र नहीं है, 350 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये जबलपुर से शुरू होकर के होशंगाबाद, हरदा तक जाता है। इसकी जो ये हमारी नर्मदा में जो प्रदूषण का जो बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला कारण है, उसमें से एक है हम बहुत सारे जो हमारे खाद हैं और जो हमारी खेतों को, फसलों को बचाए रखने के लिए जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है, ये सारी दवाएं और ये सारे रासायनिक खाद मिलकर के अंतत्वगत्वा नर्मदा में ही जा रहे हैं। ये सब नर्मदा में जा रहे हैं और इसका प्रयोग कितना अधिक होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि इन रासायनिक खादों से हम कितना जहर डालते हैं नर्मदा में। इसे छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। हम, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसे कहते हैं कि इसे मूंग की खिचड़ी खिला दो, चावल खिचड़ी खिला दो या मूंग की दाल खिला दो, क्योंकि वो माना जाता है कि ये पथ्य है। लेकिन अब जो मूंग की खेती हो रही, क्या आप लोग उसके बारे में जानते हैं? नर्मदा का पूरा कछारी क्षेत्र त्रिफसली हो चुका है। यहाँ 3 फसलें उगाई जा रही हैं। जो गेहूं की फसल कट जाती है और अगली धान की फसल लगती है, उसके बीच में 40-50 दिन का समय मिलता है। वैसे मूंग की खेती को होने के लिए 90 दिन चाहिए, लेकिन अब हम इन खाद और दवाइयों के माध्यम से मूंग की खेती को 40 दिन में ले लेते हैं। और ये कितना हम इसमें दवाई डालते हैं, आप लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग कभी आकर के मूंग के खेतों को देखिए। ये एक, जैसे मैं एक छोटा सा अनुभव सुना दूं कि मैं एक गांव में घर में बैठा था, मूंग कट करके आई हुई थी। हम जो कहते हैं कि हम कोई आदमी बीमार है तो उसे मूंग खिला दीजिए, तो उसके छोटे बच्चे ने वो मूंग उठा करके मुंह में डाल ली। तो उस गांव वाले ने अपने बेटे से कहा, अरे वो पापा को मुंह साफ करा, माने मुंह में जहर भर लाओ। उसे मालूम है कि ये मूंग जहर है। आप मूंग की फसल को जब 15 दिन बचते हैं तो एक दवाई आती है, उसे उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है और जो काम 15 दिन में होने वाला होता है वो मूंग एक रात में सूख जाती है, 8 घंटे के अंदर, और अगले दिन उसकी कटाई हो जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो जो हम उनके ऊपर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो उनको सुखाने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, वे कितने भयावह हैं। हमें आज असल में दिखाई नहीं देते, लेकिन सारे वे जमीन में जा रहे हैं। और ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है नर्मदा का कछार, और ये सारे रासायनिक पदार्थ उसमें जा रहे हैं। तो आपने मुझसे समस्या पूछी, ये समस्या है, लेकिन आपने समाधान भी पूछा। इसका समाधान हमें धीरे धीरे करके, क्योंकि ये प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये नर्मदा का जो कछार है ये भारत का भी अन्य क्षेत्र है, भारत की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। तो इसलिए हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये कर सकते हैं कि नर्मदा से लेकर के लगभग 100-200 मीटर तक की दूरी पर हम कोशिश ये करें कि वहां जैविक खेती करें।
ये समाधान है। हम पूरे में नहीं कर सकते तो 100-200 मीटर की उसमें हम जैविक खेती करें। दूसरी बात है उद्योगीकरण। हमें उद्योगीकरण अब हमारे देश की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी नदी के क्षेत्र में, क्योंकि नर्मदा को जो प्रदूषित करते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा उद्योगों का है। हम उद्योगों के प्रति कितने आसक्त हैं भाई साहब कि अभी हमारे क्षेत्र में 3,500 एकड़ में बड़ा इसके फलदार वृक्षों का वो था। हमने उस 3,500 तवा के किनारे पर था। तवा आप सब जानते हैं कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, बड़ी नदी है और बहुत नर्मदा पर बांध बनने से पहले तवा पर बांध बना। पहला बांध जो नर्मदा घाटी में बने वो तवा पर ही बना। तो हमने 3,500 एकड़ से पेड़ हटाए और उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। तो हमें ये विवेक रखना होगा कि हम नदियों से लगा करके, ठीक नदी या उसकी सहायक नदियों से लगा करके जिन उद्योगों को विकसित करें, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है। अगर हम इस क्षेत्र में जो हमारा विकास होगा वो हमारे कृषि प्रसंस्करण या उन पदार्थों को सुरक्षित रख करके और कृषि से जुड़े हुए उद्योग, एक तो वो प्रदूषण नहीं करेंगे और दूसरा बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार क्रिएट होंगे। तो उद्योगों की स्थापना में हम देखें कि हम केवल उद्योगों की स्थापना नहीं कर रहे, हमारी इस स्थापना से किसी नदी का जीवन तो संकट में नहीं आ रहा। और तीसरी चीज है जो उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो आप महेश्वर में रहते हैं तो आप जानते हैं किसी भी शहर में नर्मदा के किनारे अब बहुत सारे नगर बस गए हैं, और जो नर्मदा कभी जंगलों और गांवों में पुण्य रहा करती थी वो नर्मदा नगरों में आकर के वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हर शहर का पूरा सीवेज, पूरा ड्रेनेज जो है हम सीधे नर्मदा में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ कि हमारे घर से सब लोग तो रोज नहाने नहीं जाते थे, लेकिन जो भी जाता था तो एक डब्बा लेकर के जाता था। कहते थे कि एक डब्बा पानी जरूर भर लाना, क्योंकि सब लोग कम से कम एक गिलास पानी तो नर्मदा जी का पी लें। क्योंकि मैं आपको कोई बाबा आदम के जमाने की बात नहीं बता रहा हूँ, 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति थी कि हम नर्मदा जी से एक डब्बा भर के पानी तो ले आते थे और हम सब लोग एक गिलास पानी घर के लोग जरूर पिया करते थे नर्मदा जी का, कोई ना कोई जाता ही था। और आज ये स्थिति है कि कभी नर्मदा जयंती या अमावस्या या पूर्णिमा पर हमें नर्मदा जी को भोग लगाना होता है तो मैं ऊपर से एक लकड़ी भी साथ में लेकर के जाता हूँ। पहले जो वहां पे वो मलमूत्र तैर रहा होता है उसे ऐसे हटाता हूँ और फिर थोड़ा सा हलवा चढ़ा देता हूँ। मैं क्या करूं भाई साहब, हमसे देखा नहीं जाता। पूरा शहर का सीवेज आकर के सीधे उसमें मिलता है। तो हम जिसे माँ कहते हैं, हम जिसे देवी कहते हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार क्या है, इस पे बहुत चिंतन करने की जरूरत है। और अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ खो देंगे। जी, ये एक ऐसी समस्या वैसा मैं को व्यक्तिगत देखते हैं से कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो नर्मदा के किनारे के हैं और इस सारी समस्याओं से हम लोग जूझते रहते हैं। मगर समाधान की ओर बढ़ते कदम में मैंने देखा है कि जैसे नगर परिषद, नगर निकाय अपनी ओर से जो काम सरकार को करना चाहिए करती है, मगर एक समाधान ऐसा भी है जो आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। जागरण की शैली में हमारे कई संगठन कार्य करते हैं। एक ऐसा उदाहरण देखने में भी आया कि तट पर रहने वाले वो समाज जो तट पर रहते हैं, जिनका जीवन मां नर्मदा के कारण चलता है, ऐसे समाजों के बीच में जब जागृति करी गई तो महेश्वर का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भाई साहब केवट समाज वहां पर रहता है, वो नाव चलाता है, उनसे उनकी जीविका चलती है। हमने केवट समाज से बातचीत करी, केवट समाज के वरिष्ठों से बातचीत करी, युवा आगे आए और आज यदि आप महेश्वर जाएंगे तो वहां की स्वच्छता में नगर परिषद तो है ही, परंतु वहां का समाज जागृत हुआ तो महेश्वर केवल पर्यटन स्थल नहीं है देश के लिए, ये हमारा तीर्थाटन बन गया है। हम तीर्थ मानकर महेश्वर जा रहे हैं। जहां केवट समाज को जागृत करा तो समाज आज वहां पर स्वच्छता कर रहा है। ऐसा संकल्प भी हमें समाज में जागृत करना चाहिए। आज की चर्चा बहुत से विषयों पर भाई साहब हो सकती है नर्मदा को लेकर, क्योंकि नर्मदा माँ है। माँ यदि संतान का पालन कर सकती है तो आज इस कलयुग में माँ संतानों को पुकार रही है कि आप उसकी स्वच्छता करें, उसको स्वच्छ बनाकर समाज के सामने एक मिसाल पेश करें। आज के सत्र में आइए कुछ प्रश्न, हम यहाँ पर कुछ शोधकर्ता विद्यार्थी है, कुछ वरिष्ठ, कुछ नर्मदा पर लेखन और अध्ययन करने वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। आइए माइक उन तक पहुंचाइए, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाओं का समाधान। अशोक जी प्रणाम। जी, कीर्ति कुमार चौधरी नीमच से। जी,
मेरा निवेदन ये था, जो प्रदूषण और नर्मदा जी के विस्तार को जो प्रभावित करने वाली चीज है, उसमें खनन का भी अपना कुछ योगदान है। लाखों टन बालू रेती में नेमावर के घाट से, नर्मदापुरम के घाट से ट्रकों के माध्यम से जाता हुआ देखता हूँ। तो ये खनन भी कहीं प्रभावित करता है नर्मदा जी के प्रवाह को? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न और छोटा सा और पूछना चाहूंगा जी। मैंने अभी कहीं ये पढ़ा था कि पंजाब से लाखों किसान वहां की छोटी छोटी जमीनें बेच के खरगोन के आसपास के क्षेत्र में जमीनें खरीद के खेती कर रहे हैं। जी, तो वो क्या एक तरीके से उस कछारी क्षेत्र का शोषण नहीं हो रहा? ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है, और जो उत्तर है कितना अद्भुत है कि पंजाब के किसानों की जमीनें इस लायक नहीं रह सकी कि वो उस पर खेती कर सकें, तो वो यहाँ आए। लेकिन पंजाब के किसानों की जमीनें खेती के लायक क्यों नहीं बची? इसलिए नहीं बची, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, कि हम इन रासायनिक खादों का, इन जिन कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ये अंतत्वगत्वा नर्मदा के कछार को भी पंजाब जैसी जमीन बना ही देंगे। आज नहीं बनाएंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, लेकिन अंत में ये लोग तो ये फिर यहाँ बेच करके कोई और जगह ढूंढ लेंगे। हो सकता है कनाडा चले जाएं, तो वो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वो हो सकता है, उसके लिए उसकी संभावना है। लेकिन जो हमें अपना बचाना है, मुझे देखिए, हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत स्मार्ट थे भाई साहब। उन्होंने कितना अच्छा एक पुराण है, नर्मदा पुराण। हमारे जो 18 पुराण है उसमें नर्मदा पुराण नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। हमारे ऋषिकेश के एक बड़े संत हुए ओमकारानंद गिरी जी, उनका सन्यास वहीं गंगा तट पर हुआ, लेकिन नर्मदा से उनका बड़ा गहरा लगाव था। तो वे आकर के यहाँ नर्मदापुरम में जो सत्संग भवन है वहां रहे, और उन्होंने एक बड़ा काम किया कि स्कंद पुराण में जो अवंती खंड है उसका जो रेवा उपखंड है उसे अलग कर दिया और उसे नाम दिया नर्मदा पुराण। तो ये नर्मदा पुराण अब जो हम लोग कहीं कथा सुनते हैं, ये असल में स्कंद पुराण के अवंती खंड का रेवा उपखंड है, जिसे ओमकारानंद गिरी जी ने नर्मदा पुराण का नाम दिया। इसमें हमारे जो नर्मदा के जन्म की कथा है, ये इतनी अद्भुत है कि इसमें हमारे इतने सवालों का जवाब छुपा हुआ है और हमारे भविष्य का जवाब छुपा हुआ है कि हम बस इस कथा को समझ लें और हमें बहुत सारे सवालों का जवाब हो जाएगा। भाई साहब, भगवान शंकर, कहानी ऐसी कि भगवान शंकर ने कहा कि मुझे लोक कल्याण के लिए तप करना है। तो उमा ने कहा कि आप अकेले कैसे कर सकते हैं, मैं भी साथ चलूंगी। तो उमा सह महेश्वर मेकल पर्वत पे आए, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों का जो संधि स्थल है, उस पर एक विस्तारित पर्वत श्रृंखला है। यहां आए और भगवान शंकर ने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया। अब आप सोचिए, भगवान शंकर को पसीना आ जाए। तो भगवान शंकर ने इतना कठोर तप किया कि उनके माथे से पसीने की एक बूंद गिरी, और पसीने की यह एक बूंद नर्मदा बन गई। और किसी ने, नर्मदा सामने प्रकट हुई तो अद्भुत सौंदर्य नर्मदा का। तो भगवान शंकर ने से किसी ने पूछा कि ये नर्मदा क्या है? भगवान शंकर ने कहा, ये संपदा है हमारी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रकट कैसे हुई? तो भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वो बहुत अद्भुत है। हमारे ऋषियों ने जो लिखा, कितना अद्भुत लिखा। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए तप करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जो पसीना गिरता है वो संपत्ति बन जाता है। और जब हम सारे संसार के हित के लिए तप करते हैं और जो पसीना गिरता है वो संपदा बन जाता है, नर्मदा बन जाता है। और भगवान शंकर ने अनेकों वरदान दिए नर्मदा को। एक वरदान ये दिया कि कल्प के अंत में जब प्रलय होगा, कल्प एक टाइम ड्यूरेशन है, आप सब तो विद्वान लोग जानते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय होगा तब सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन नर्मदा तुम कल्प में भी बनी रहोगी, इसलिए नर्मदा कल्पजयी है। इसलिए नर्मदा न मृता है, अमृता है, इसलिए नर्मदा नर्मदा है। तो कल्प के अंत में भी तुम नष्ट नहीं हो, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। और देवताओं ने देखा कि इतना अद्भुत सौंदर्य, अब देवता तो देवता है, सारे दौड़े चले आए और नर्मदा को पाने के लिए नर्मदा के पीछे दौड़े। नर्मदा
वहां से खत्म हो गई। अब देवता सब लौट करके भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर से कहा कि आपने तो कहा था ये तो कल्प में भी नष्ट नहीं होगी, हम तो केवल इनके दर्शन के लिए इनके पीछे दौड़े, ये तो चली गई, ये तो अभी खत्म हो गई नर्मदा। तो भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। भगवान शंकर ने कहा मैंने नर्मदा को वरदान दिया है कि तुम कल्प के अंत में जब प्रलय होगा तब भी नष्ट नहीं होगी, लेकिन जब जब तुम्हारे ऊपर लालच से भरी दृष्टि पड़ेगी तब तब तुम अदृश्य हो जाओगी। बहुत सुंदर। ये हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने लिखा। तो असल सवाल ये है कि हमारा लालच कितना बड़ा है। नर्मदा हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकती है, रेगिस्तान की जरूरतें भी पूरी कर रही है, जहाँ सूखी भूमि है उसकी जरूरतें भी पूरी कर रही है, लेकिन याद रखिए देवताओं का लालच भी नर्मदा सहन नहीं कर सकी, तो हमारा क्या करेगी। अगले प्रश्न के लिए जय श्री राम भाई साहब। जैसे आप भी मैं साहित्य विभाग का एक कनिष्ठ कार्यकर्ता हूं। कुछ नया प्रश्न न पूछते हुए सभागृह में उपस्थित सभी सनातनी परिवारजनों की ओर से एक छोटा सा प्रश्न, जो आपने एक सुंदर सी बात कही वही फिर से दोहराने की आपसे विनंती कर रहा हूं कि जो आपने नर्मदा का इकोसिस्टम एक बहुत सुंदर तरीके से बताया था, वो सभी को फिर से ध्यान में आ जाए और सभी को स्मरण रहे, इसलिए आप कृपया उसे फिर से एक बार दोहरा दें। जी। साल के नर्मदा है तो साल के जंगल हैं, साल के जंगल हैं तो बैगा है, बैगा है तो बाघ है, बाघ है तो हिरण है, हिरण है तो घास के मैदान है, घास के मैदान है तो दलदल है, दलदल है तो साल का जंगल है, और साल का जंगल है तो नर्मदा है। आइए। जय श्री राम। एक प्रश्न मेरा ये है कि ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जब हम नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं तो उस परिक्रमा के दौरान में एक बार कम से कम हमको मां नर्मदा के दर्शन होते हैं जी। तो आपका अनुभव क्या है इस बारे में, उस बारे में थोड़ा बताएं। मुझे तो हर क्षण नर्मदा के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई प्रत्यक्षीकरण आपका कभी हुआ मैं क्या? तो असल में देखिए ये हमारे भाव जगत का प्रश्न है, और बहुत सारे संत महात्मा ऋषि सब कहते हैं कि हमें नर्मदा के इस रूप में दर्शन हुए, इस रूप में दर्शन हुए। और मैंने एक उपन्यास लिखा है को हम, जो नर्मदा के एक परिक्रमावासी की कहानी, उस पर एक फिल्म भी बनी है हु एम आई। तो उसमें भी मैंने इस प्रसंग को शामिल किया कि वो जो उसका नायक है वो जो मंडला के पास जो राम घाट लक्ष्मण घाट है वहाँ उसको पार कर रहा होता है, और उसको वो पार करने में बहुत, क्योंकि वहाँ अभी तो उसकी सारी पारिस्थितिकी बदल गई है, लेकिन एक समय वहाँ प्रवाह बहुत अधिक था तो पानी बहुत कम होता था, लेकिन उसको पार करना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं रहती थी। तो वो एक आदिवासी महिला आती है और वो उसको पार करा देती है। और ये मेरा अपना अनुभव था कि मैं लगभग जब वो उस समय डिंडोरी में, ये डिंडोरी जिला भी नहीं बना था और प्रवाह बहुत तीव्र होता था भाई साहब। तो मैं पार कर रहा था और एकदम फिसल करके बिल्कुल औंधे मुंह गिरने ही जा रहा था कि अचानक एक आदिवासी महिला ने हाथ पकड़ा और मुझे पार करा दिया। पता नहीं, शायद वो नर्मदा ही रही हूँ। अगला प्रश्न समय की अपनी मर्यादा है। अशोक सर नमस्कार जी नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय पाटिल, शिक्षक साहित्यकार, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से। सर मैं मां नर्मदा के ऊपर एक 4 लाइन के साथ मेरा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। नर्मदा अविरल बहती हो तुम, नर्मदा अविरल बहती हो तुम, शिव की मानस पुत्री बनकर, परिक्रमा करते तुम्हारे मनु साधक संत, मोक्षदायिनी मानव जीवन की हो तुम, मोक्षदायिनी मानव जीवन की हो तुम। सर मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भारत में जब नदियों को माता कहा जाता है और वही विदेशों में हम देखते हैं कि नदी को नदी ही माना जाता है, उसके बाद भी वहां पर उसका संरक्षण अच्छी तरीके से हो रहा है, और हमारे यहाँ पे जो नदियों का संरक्षण नहीं हो रहा है उसके लिए आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसे मानते हो? मैं इस आज नर्मदा साहित्य मंथन के माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सबसे ज्यादा इसके लिए शासन जिम्मेदार या हम लोग जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन जो समस्या है आप उसे समझिए। अब
किसी नदी को ऊपरी तौर पर साफ कर देना और उसका पानी साफ दिखाई दे, ये एक अलग बात होती है। लेकिन नदी अपने समस्त उन तत्वों को समाहित करते हुए जिनके कारण गंगा गंगा बनती है, नर्मदा नर्मदा बनती है, उन तत्वों को कितना हमने हमारे देश का जो चिंतन था, हमने नदियों को माँ कहा, तो हमने केवल इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो हमें जल देती हैं। हमें उनसे एक भावनात्मक रिश्ता महसूस हुआ क्योंकि हम जल का जो हमारे जीवन में ये एक क्रम है, जो सृष्टि में जो पंच महाभूत हैं उसमें एक क्रम है। ये हम पंच महाभूत हैं और उनकी पंच तन्मात्राएं हैं। हम सब जानते हैं कि नाद से या अनहद से या ध्वनि से या ओमकार बिंदु से, ध्वनि से आकाश बना, आकाश से स्पर्श बना, स्पर्श से वायु, वायु से तेज, तेज से अग्नि, अग्नि से रस, रस से जल और जल से गंध और गंध से पृथ्वी। तो जब हमें ऊपर उठना था तो हमारा जो सबसे अधिक जड़ तत्व है वो मिट्टी होता है, पृथ्वी होता है, क्योंकि सबसे क्रम में नीचे आता है। तो एक व्यक्ति, जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न को देखते हैं, तो एक व्यक्ति जब अपने आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना शुरू करता है तो वो धरती से उठ करके सबसे पहले जल का हाथ थामता है। इसलिए नर्मदा तटे तपः कुर्यात्, नदियों के तट पर ही हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं और बहुत सारा हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है इसका जल से गहरा संबंध है। लेकिन जल वो नहीं जैसे समुद्र ने भगवान के सामने आ गया और कहा कि मैं तो जड़ हूँ, तद मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। समुद्र में जड़ता है लेकिन नदियों में वह जड़ता, जल में जड़ता है, वो पंच महाभूत है, पंच महाभूत होने के कारण वो जड़ है, लेकिन उसका प्रवाह उसे चेतन करता है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक भूमि पर तो जो पहला हाथ थामते हैं, जैसे हम चलना शुरू करते हैं और पहला हाथ माँ का थामते हैं, ऐसे हम जब आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठना शुरू करते हैं तो पहला हाथ हम किसी नदी का थामते हैं, इसलिए हम नर्मदा का हाथ थामते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने माँ क्यों नहीं कहा और हमने माँ कहा, हम वैसा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर ध्यान रखना है तो हमें जो सबसे बड़ी बात करनी होगी, प्रदूषण की बात करेंगे, लेकिन हम नदियों का प्रवाह भी लौटे इसकी चिंता भी करें, क्योंकि प्रवाह नहीं लौटा तो फिर वो जो जलधि जड़ है, हमने उसे एक जलाशय बना दिया, हमने उसकी चेतना को छीन लिया है। तो ये समस्या केवल उतनी भर नहीं है जितनी हम वैसे प्रदूषण के मामले में करते हैं। इसकी भारत की अपनी ज्ञान परंपरा से इसका एक बहुत गहरा रिश्ता है। ये हमारी आध्यात्मिक चेतना का भी प्रश्न है। इस पे तो फिर कभी कोई सत्र होगा तब लंबी बात करेंगे। आज के प्रश्न छोटा सा प्रश्न है सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी सर। जी मैंने ये अंतिम प्रश्न होगा बेंगी। सर, आजकल जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पे जलाभिषेक बॉटल से होता है, पैकेज जो वाटर है उससे होता है सर। और आपने पोल्यूशन की बात की तो बहुत ज्यादा पानी की जो छोटी बड़ी बॉटल्स है, पैकेज वाटर है, उसके कारण बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो सर आप इस पे कुछ बोलेंगे? प्लास्टिक केवल इतना अभिषेक से जुड़ी हुई समस्या नहीं रह गई है, ये तो वैश्विक समस्या है और आने वाले समय में संपूर्ण विश्व को कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि हम प्लास्टिक को जिस तरह से उसका उपयोग बढ़ा रहे हैं हमारे जीवन में, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और चूंकि ये संकट का कारण बनेगी तो जो संकट बनते हैं मनुष्य का अपना स्वार्थ उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ ही लेता है। भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे थे और वो जी 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 आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। विश्व संवाद केंद्र के द्वारा आयोजित इस सत्र में हमें श्री अशोक जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और पूरे सत्र में मैं क्या एक 2-3 मिनट का समय दे सकते हैं आप? मैं कविता के साथ समाप्त कर सकता हूँ। ये कविता मेरी, मैं एक बार कर्तव्य ध्वनि हो जाए। मैं केवल 3 मिनट का समय लूंगा। कविता, मैं कहीं भी नर्मदा पर बोलने जाता हूं तो मैं ऐसे हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं कविता ये कहकर ही उठूं। इसके 3 हिस्से हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नर्मदा कल्पजयी हैं, तो कल्प में भी यह प्रवाह बना रहता है। तो पहले इसमें इसका वर्तमान जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और तीसरे हिस्से में प्रार्थना है। इसमें एक शब्द आता है एकारण। ये कितनी अजीब बात है कि हजारों साल पहले हमारे
ऋषियों ने जो लिखा कि होगा ऐसे कि सब कुछ जल उठेगा। अभी मैं कैलिफोर्निया के जंगलों की आग देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति संकट में ऐसा है कि सब कुछ पहले जल उठेगा प्रलय से पहले, और फिर सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। आज हमारे वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी और फिर सारे समुद्रों का स्तर उठ जाएगा। तो हमारे यहाँ एक शास्त्रों का शब्द है एकार्णव, कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तो दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और तीसरे हिस्से में प्रार्थना है। तो ये कविता सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपोभूमि है तट तेरे, तपोभूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। तपोभूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे, हाथ वही दिन रात छलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा। घात नहीं बाधा प्रवाह में, पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और ये प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है। काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत। घट घट घटित घटित है घट घट। अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत, अंत अंत बस अंत अंत। तो एकारण, तो एकाणों के निवृत्त निर्मल निष्ठ चेतना चल स्थिर में। गंध लीन रस तेज लीन है, परसनाद थिर चिर स्थिर में। जलद जलद जल जलद 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 जल जल अनंत। उलझ परत जलद जलद जल जल अनंत जल जल अनंत। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष दहन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत। घट घट घटित घटित है घट घट। अंत अंत बस अंत अंत। तो रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो न तब भी, रहो नर्मदा। प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में, दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है, हे शुभांग देहि शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा। शुभम वरेण्य सदा सर्वदा, नर्म ददाति पुण्य नर्मदा। हर निनाद शम शम निनाद, शंभु निनाद जलधार सर्वदा। शिव स्थापन हृदय हृदय, हर 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 मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो मंत्र शिव, कहो नर्मदा। काल नहीं बाधा प्रवाह में, मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, नर्मदा नर्मदा नर्मदा।